Hello guys, my name is Rohit Lodha and today I'll be discussing a new PYQ question with you all. अभी तक हमने जितना भी PYQ की डिस्कशन किए हुए PYQ जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एग्जॉस्टिव आंसर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव फोकस्ड मोर ऑन इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. तो कई सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर कंटेंट इज इंपॉर्टेंट और नॉट. कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं. देखो, आंसर राइटिंग जो एक आर्ट है ना, यू विल गेट सरप्राइज्ड विद दिस. आंसर राइटिंग इज एन आर्ट इन विच content is important. However, the structuring of the content is very important. आप content को किस तरीके से structure कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. हर एक पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊं कि आप अगर कोई पॉइंट लिख रहे हो ना, तो आपने लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट लिख दिए, बट वो पॉइंट का सीक्वेंसिंग भी मैटर करता है. पता चला कि आपने लेट्स सपोज यू हैव डिवाइडेड योर क्वेश्चन इनटू योर आंसर इनटू सर्टेन पार्ट्स, जिसमें आपने हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऐसे अलग अलग एंगल्स डाल दिए. बट कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लेट्स से उन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा जिसमें हिस्टोरिकल पॉइंट लिखा, हिस्टोरिकल एंगल लिखा हुआ है, एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक एंगल लिखा, एंड अगेन फॉर फिफ्थ पॉइंट दे हैव एडेड हिस्टोरिकल पॉइंट वंस अगेन. तो ये चीज जो होती है ना, this basically is there is a good chance कि एग्जामिनर में कट योर मार्क्स इन दिस वन. कभी भी अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट लिख रहे हो तो इंश्योर करो कि आप हिस्टोरिकल पॉइंट पहले एक साथ खत्म करो और फिर इकोनॉमिक पॉइंट स्टार्ट करो, समझे. सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर्स. हर पॉइंट की एक प्रायोरिटी होती है. कोई पॉइंट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे पहले लिखो, फिर कम इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखो. कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको है ना कुछ जेनरिक पॉइंट याद होते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे राइट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लिखते फिर उन्हें याद आता है कि अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो फिर सबसे लास्ट में लिखते हैं. बट आप पॉइंट की जो प्रायोरिटी है वो यहां पर आपने मेंटेन नहीं की, इस वजह से एग्जामिनर आपको कम मार्क्स देगा. इट्स वेरी ऑब्वियस, एग्जामिनर का सबसे ज्यादा ध्यान आपके जो पॉइंट्स लिखे हुए वो कहां पर होगा. इट विल बी ऑन द फर्स्ट पॉइंट. तो पहला पॉइंट वो आपका बहुत अच्छे से देखेगा और उसके बाद में फिर वो ओवरलुक करता चला जाएगा. इसीलिए आपके बॉडी पार्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इज इट ओके? Now, today's question which we have taken over here, this is the question of again PYQ 2022, जिसमें ये question पूछा गया था, political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since mid 19th century, discussed with examples. अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या keywords थे. Political, administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since mid 19th century, discussed with examples. तो ये क्वेश्चन ना, इसमें अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए. जब मैंने ये लिखा तो लिखने के बाद मुझे कुछ फ्लॉज भी दिखाई दिए कि मैंने इसमें और क्या अच्छी चीज ऐड कर सकता, कोई नई चीज ऐड कर सकता था क्या. तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि व्हाट आर ऑल प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर ऑल मिस्टेक्स व्हिच आर देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो है इस आंसर में जो मैंने लिखा हुआ है, इसका ये है कि मैंने डायग्राम इसमें निकाली नहीं. समवेयर और दी अदर एग्जैक्टली लिखते वक्त मुझे डायग्राम जो है वो क्लिक नहीं कर पाई, तो इस वजह से आई कुड नॉट ड्रॉ दैट डायग्राम. दैट्स वन प्रॉब्लम. एंड व्हाटएवर अदर प्रॉब्लम्स आर देयर दैट आई विल मेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू तो करते हैं. नाउ सबसे पहले मुझे फोकस करना है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज, और मिड 19th सेंचुरीज वाले इवेंट से फोकस करना है. करेक्ट? उसके बाद के इवेंट, मिड 19th सेंचुरी के बाद. तो इंट्रोडक्शन लिखूंगा मैं. द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटसेट्रा. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एविडेंट इन सम ऑफ द इवेंट्स एज फॉलोज. अगर आप मुझे पूछो तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस इंट्रोडक्शन. देखो, अगर आप देखो आज के आंसर के अंदर है ना, मैं आपको कई सारे फ्लॉज बताऊंगा. हमेशा क्या करता हूं, मैं आंसर लिखता हूं और आपको उसको मैं बताता हूं कि अच्छा ये आंसर में ये अच्छा है, मैंने ये लिखा. बट आज के आंसर में मैं आपको कुछ फ्लॉज ही बताऊंगा. देखो, बच्चों की जनरल मिस्टेक क्या होती है, जो मैंने भी इसमें आंसर में कहीं ना कहीं कर दी. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अ कॉम्प्लेक्स ऑनगोइंग प्रोसेस. अरे बट ये तो ऊपर जैसे कि वैसे वापस लिखा हुआ है. क्वेश्चन को ही मैं अगर कम से कम 8 से 10 वर्ड्स में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, है ना. आफ्टर दैट सिंस मिड 19th सेंचुरी, ये भी एक रिपीटेशन ही है. तो मैंने यहां से लेके पूरा 19th सेंचुरी लिखने तक, जहां पे मैंने कम से कम 15 वर्ड्स यूज कर लिए, तब तक मैंने उसमें कोई नया इंफॉर्मेशन ऐड ही नहीं किया.
सो देयर इज नो वैल्यू एडिशन एज ऑफ नाउ। इसके बाद में लिख रहा हूं ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एविडेंट इन सम ऑफ द इवेंट्स एज फॉलोज। तो मतलब ये पूरे की पूरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बस इतने 3 पॉइंट्स है जो एक वैल्यू एडिशन के तौर पे काम करते, अदरवाइज पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस इंट्रोडक्शन, वी कुड हैव एडेड समथिंग एल्स जिसके अंदर आप वैल्यू एडिशन डाल सको। आई एम एज इन यू मस्ट बी फीलिंग एज कि यार कुछ ये खुद के क्वेश्चन को सर, खुद के आंसर को सर निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बट यस it is also important that sometimes you show what are all negative aspects of your answer rather than just showing कि भाई यही सही है, ये सही है। There are certain negative aspects also which you need to mention. Now, the next is, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इवेंट्स के बारे में बात करी, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश रूल 1858 to 1937। अब देखो, अगर मैं इसको फिर से अगर मैं लिखूं तो व्हाट आई वुड डू इज आई विल ड्रॉ अ डायग्राम इन दिस वन। मैं एक इंडिया का मैप निकालूंगा और मैं वहां पर है ना ईयर वाइज बताता चला जाऊंगा कि भाई ये जो है वो इस ईयर में हुआ, ये पार्ट इस ईयर में हुआ, और उसके रीजंस भी वहां पे लिख दिए। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आई विल जस्ट ड्रॉ वन इंडियाज मैप। ठीक है, एंड इन दिस इंडियाज मैप आई विल बी शोइंग कि लेट्स सपोज मैं हरियाणा और पंजाब के बारे में बता रहा हूं, जिसमें ये उत्तर हिमाचल प्रदेश वगैरह बना था, तो ये लिख दिया यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ओवर हियर, और उसके रीजन क्या थे वो बता दिया। करेक्ट। इसके बाद आंध्र प्रदेश और जो ये है इसका तमिलनाडु से कब अलग हुआ उसके रीजन बता दिए यहाँ पे। देन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कब हुआ उसके रीजन बता दिए यहाँ पे। दैट्स इट, एंड दिस इज हाउ आई विल बी ड्राइंग माय डायग्राम। सो ये एक मैप अगर मैं बना देता सो इट वुड हैव क्रिएटेड मच मोर इंपैक्ट इन माय आंसर। तो वो एक डायग्राम निकालना बनता था जो मैं निकाल नहीं पाया। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लॉ ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। एनीवेज, द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश रूल 1858 to 1937। तो इसमें लिखा है क्रिएशन ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल प्रेसिडेंसीज एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। करेक्ट। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने मिड 19th सेंचुरी बोला है उसने, तो मिड 19th सेंचुरी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब देखो इसका है ना एक ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे मैंने फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश रूल मैंने पूरा की पूरा ले लिया 1858 से लेके 1937। ठीक है। अब इसमें मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है किसी का एज, किसी का टाइम की, लेट्स से मद्रास प्रेसिडेंसी कब बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बनी। तो व्हाट आई विल डू इज मैं एक स्पैन बताऊंगा कि इस ईयर से लेके इस ईयर तक। देन आफ्टर दैट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें मैंने क्या किया 1956 लिखा है। बट अगर आपको एग्जैक्टली 1956 नहीं पता है, सो व्हाट यू कैन डू इज इन 1950s लिख दो वहां पे। इतना तो आपको बट पता होना चाहिए कि 1950s में हुआ था, है ना। आप बहुत बड़ा आप बोलोगे कि एक सेंचुरी का डायमेंशन है, दैट विल नॉट वर्क। तो यू हैव टू राइट इन 1950s ताकि उसमें आप 10 साल के अंदर कभी भी हुआ होगा तो चल जाएगा। ठीक है। नाउ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, सॉट टू रीड्रॉ स्टेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। करेक्ट। लेड टू क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, दैट्स वन थिंग। लेटर इन 2014 रीजनल डिस्पैरिटीज लेड टू क्रिएशन ऑफ तेलंगाना एज वेल। करेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 पॉइंट। क्रिएशन ऑफ हरियाणा एचपी 1960s, देखो ये हुआ था 1966 में, मैंने जानबूझ के यहाँ पे बाद में 1966 लिख दिया। हुआ था ये 1966 में, बट आई हैव रिटन 1960s। Correct. So here what happens is if you try to show it in a particular horizon कि 1960s में हुआ था, तो पूरा 10 साल के पीरियड को आप काउंट कर लेते हो, तो कभी भी उनके बीच में हुआ होगा तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज, उसके रीजन बता दिए, है ना, कि भाई ये बना था स्टेट और उसका रीजन बता दिया। सारे जगह पे ये फॉलो करना है आपने। डिवीजन ऑफ असम इन 1970s, अगेन 1972 में, बट 1970s बताया मैंने। इसमें कार्विंग आउट ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम असम टू अकोमोडेट एथनिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अगर यहां पर अगर मैं एक छोटा सा असम वाला रीजन का भी अगर मैं मैप निकाल दूं तो भी चलेगा, बट देन स्टिल अगर उतना नहीं आ रहा है आपको तो एक पूरा इंडिया का मैप निकाल के आप बता दो। देन आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जिसमें क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ फॉर बेटर गवर्नेंस, डेवलपमेंट इन रिसोर्स रिच रीजन। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, जिसमें आप जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की बात करोगे, लद्दाख फॉर बेटर गवर्नेंस इंटीग्रेशन। अच्छा, आप पॉइंट लिखते वक्त भी देखो कि मेरा पॉइंट जो है, आप जो पॉइंट देख रहे हो, आप देखो कि मैंने पॉइंट जो है बहुत ही प्रिसाइज लिखे हुए, कोई बिटिंग अराउंड द बुश नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स, है ना।
इसी के साथ साथ मर्जर ऑफ यूटीज इन 2020, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली मर्जर टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट डिलिमिटेशन कमीशन, जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन चेंज जैसे होती है वैसे उस हिसाब से जो बाउंड्रीज डिफाइन करी हुई है उसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बता देंगे हम लोग। एंड लास्टली यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट डिमांड ऑफ न्यू स्टेट विच इज देयर सिंस लॉन्ग, जैसे गोरखा लैंड हो गया, बोडो लैंड हो गया, द न्यू डिमांड फॉर स्टेट जिसमें बाइफर्केशन ऑफ यूपी है, बाइफर्केशन ऑफ महाराष्ट्र वी कैन मेंशन। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन मेंशन ओवर हियर। ऑलराइट, अब इसका जो कंक्लूजन है वो कैसे करूंगा मैं? These instances illustrate the dynamic nature of India's political and administrative landscape, driven by factors such as linguistic diversity, regional imbalances, governance inefficiency, and identity politics. अब अगर आप मुझे इस पूरे आंसर में पूछोगे तो आई लाइक द कंक्लूजन वन। कंक्लूजन मुझे ठीक लगा। इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इंट्रोडक्शन। अगेन आई विल नॉट गिव मच मार्क्स टू दिस, आधा मार्क दे दूंगा मैं भले इंट्रोडक्शन को। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट एवर पॉइंट्स आई हैव रिटन ओवर हियर, उन पॉइंट्स को मार्क्स जरूर मिलेगा, बट जस्ट बिकॉज आई हैव स्किप डायग्राम ओवर हियर, मैंने इंडिया का मैप नहीं निकाला है, इस वजह से पॉइंट्स कटेंगे। तो जो मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते थे, लेट्स सपोज अगर ये 15 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स कैन बी अराउंड 9, but 9 to 10, but I don't think इसको 9 to 10 मिलना चाहिए, around 6 to 7 is good score for this. But the important thing is you need to understand what are all new things you need to incorporate in your answer while writing. ठीक है? Next time onwards I'll come up with some new question. एक तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि what are all things you need to write. At the same time, I'll not hesitate to show you some of the flaws in my answer as well, so that you should learn from it and you should not repeat those mistakes once again. All right. Till then, bye guys. Thank you.